So today in this video we will be discussing about the techniques of scientific management. Techniques which are propounded by Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor. As we know, principles of F.W. Taylor are scientific in nature. They are experimental. They are not based on hit and trial. Similarly, there are certain, apart from the principles, there are certain techniques to it. What do you mean by techniques? Techniques are the methods of doing the work. So today we will discuss the methods given by F.W. Taylor. Very first technique is time study. It means calculating the appropriate time to perform. Like आप जब एग्जाम देते हैं तो that exam is of 3 hours. 15 मिनट आपको रीडिंग का टाइम मिलता है बच्चों। ये कैसे कैलकुलेट हुआ कि 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, और मोर ओवर 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम सुटेबल है, मीन्स इट इज कैलकुलेटेड थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे बच्चों से पेपर करवाया होगा, शायद टीचर्स ने, ऑब्जर्वर्स ने खुद भी परफॉर्म किया होगा एग्जाम। स्टैंडर्ड टाइम, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना होता है। अगर ये टाइम कैलकुलेट हो जाए तो अपने आप काम की इफेक्टिवनेस आ जाती है। ना सिर्फ इफेक्टिवनेस बल्कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो इट सेज टाइम स्टडी मींस अ वे, अ मेथड, अ टेक्निक in which standard time taken by the workers must be known to the worker to determine a fair day's wage. Obviously एक दिन में इतना काम करोगे तो इतनी सैलरी मिल जाएगी. To determine the total labor cost involved, to determine the number of workers to be employed, and even to frame the suitable incentive scheme. Example से देखते हैं बच्चों. से मान लो हमें डेस्क को पेंट करना है. सपोज हमें से एक एम्प्लॉई या एक दिन में 10 डेस्क पेंट कर सकता है. वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय एक दिन में 10 डेस्क पेंट कर सकता है. सपोज करो हमारा टारगेट है 500 डेस्क. इसका मतलब 500 डिवाइडेड बाय, और सपोज मुझे ये 5 डेज में काम पूरा करना है, नीड टू कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, तो 100 डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे डेली 100 डेस्क बनाने होंगे. और एक एम्प्लॉय कितने डेस्क लेता है? सर 10 डेस्क बना पाता है एक दिन में. तो इसका मतलब मुझे कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है? सर 10 एम्प्लॉयज. तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड. ना अब क्या करें? सर मान लेते हैं इफ रुपीज 200 पर एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय की सैलरी मान लो 200 रुपए है बच्चों. अब 200 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी है, 10 एम्प्लॉय तुमने यूज किए, तो पर डे का खर्चा 2000 रुपए. 5 दिन में काम करना है तो 10,000 रुपए. इसका मतलब मैंने क्या किया? टोटल लेबर कॉस्ट निकाल ली. फेयर डे, ये फेयर डेज वेज कितना है? सर फेयर डेज वेज 200 रुपए. लेबर कॉस्ट कितनी लगी? सर टोटल खर्चा 10,000 रुपए का आया. नंबर ऑफ वर्कर्स कितने एम्प्लॉय थे? सर 10 एम्प्लॉय मिलके काम कर पाएंगे. ये पूरा एक क्या बनाया हमने? सुटेबल इंसेंटिव स्कीम, दैट इज नोन एज टाइम स्टडी बच्चों. कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टाइम. नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं, दैट इज नोन एज फटीग स्टडी. सी इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू गेट टायर्ड. इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू गेट टायर्ड. इंसानी फितरत है कि इंसान काम करता रहे बार बार बिना रेगुलर इंटरवल के, तो वो बोर हो जाता है. तो रेगुलर इंटरवल देने चाहिए. व्हाई? सो दैट द इंडिविजुअल कैन रीगेन द एनर्जी एंड अप्लाई इट बैक. आप स्कूल में सुबह जाते हो, आपको 2 मिनट का एक फ्रूट ब्रेक मिलता होगा, 15 से 20 मिनट की एक रिसेस मिलती है आपको. क्यों मिलती है? सो दैट यू कैन रीगेन एनर्जी. नाउ इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक, जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है उसमें भी थोड़े ब्रेक्स होते हैं. Like if you are getting some classes online,
And after every class, there is a break of 15 to 20 minutes so that you can rejuvenate yourself. You can apply it with your full strength. Continuous होता रहता है तो थोड़ी सी monotony आ जाती है. To break the monotony, it says fatigue study. इंसानी फितरत to get tired. So a regular interval should be given. That person can regain the energy and apply it back. So it seeks to determine the amount and frequency of rest interval. ये नहीं कि बार-बार इतने ओवर ज़्यादा रेस्ट इंटरवल भी नहीं देने. बहुत ज़्यादा रेस्ट इंटरवल दे दोगे तो भी काम खराब हो जाएगा. वो एग्जांपल देखो डेस्क वाला. एक एम्प्लॉई दिन में 10 डेस्क बना रहा है, ठीक है जी. वो 10 डेस्क बैक टू बैक करेगा तो गलती होने के चांस हो सकते हैं, बोर हो जाए. ठीक है, प्रैक्टिस करने से उसमें उसकी नैक जरूर आएगी, बट ह्यूमन टेंडेंसी है ना, बोर हो जाएगा, मन नहीं करेगा काम को करने का. तो व्हाट इज सजेस्ट फटीग स्टडी मींस अ रेगुलर इंटरवल. नेक्स्ट इज बच्चों अगला है मेथड स्टडी. वी नो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. क्या पढ़ा था? साइंस हर एक के बस की बात नहीं है. इज अ इंडिजीनियस वे ऑफ डूइंग द वर्क. गेटिंग like basically comparing different alternative and getting the best alternative, जिसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, चेरी पिकिंग कहते हैं. तो मीन सिलेक्टिंग द वन बेस्ट मेथड. बच्चों तो मेथड स्टडी क्या कहता है? एक बेस्ट मेथड को सर्च कर दो. अगर आप वो एक बेस्ट मेथड सर्च करते हो तो आउटपुट ज्यादा होगी, वेस्टेज कम होगी. हमने वो सिलेंडर का एग्जांपल देखा था, हाउ दैट दे रोल ऑन द रोड जस्ट so that they can easily carry on with their work. एक बेस्ट मेथड ढूंढा. तो हर काम को करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन एक मेथड बेस्ट है. तो सर्च दैट मेथड. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसके अंदर हमने एक टेक्निक पढ़ी है, फंक्शनल फोरमैनशिप. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शनल फोरमैनशिप. सर ये क्या होता है? फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर कहते हैं कि भैया एक इंसान सारे लोगों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता. बेसिकली बिल्कुल उल्टा यूनिटी ऑफ कमांड के. फ्यूल्स में हमने पढ़ा था देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड, वन हेड वन बॉस. लेकिन टेलर टोटली उसको अपोज करता है. वर्कर्स आर क्लोजली ऑब्जर्व्ड बाय ए बॉस. व्हाई? बिकॉज फ्यूल को अपोज क्यों करते हैं? टेलर कहते हैं कि एक इंसान सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए नंबर ऑफ बॉसेस. So there are two departments, planning in charge, production in charge. It is a thinking concern and this is a doing concern. यहाँ काम को सोचा जाएगा, यहाँ काम को करा जाएगा. When we say planning in charge, तो सबसे पहला क्या आता है कि planning in charge के अंदर 4 इंचार्ज हैं. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन. बच्चों ये 4 वो इंचार्ज हैं जो प्लान में हेल्प करते हैं. अभी काम नहीं शुरू हुआ, सिर्फ उसका फ्रेमवर्क है बच्चों. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एनी टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन बाय दिस इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. काम कैसे होगा, फीस कैसे सबमिट होगी, लाइब्रेरी में बुक्स कैसे इशू होंगी, तो स्कूल में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को सारी इंस्ट्रक्शन देता है. दैट पर्सन मे बी अ कोऑर्डिनेटर. रूट क्लर्क हर काम को करने के ऑल्टरनेटिव्स थे, पढ़ा था हमने. तो रूट शोज द वे टू डू द वर्क, हाउ दैट वर्क टू बी डन. धीरे, तेज, व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड स्पीड. टाइम एंड कॉस्ट बिल्कुल सेम इनकी तरह. व्हाट इज टाइम एंड कॉस्ट? कैलकुलेटिंग एप्रोप्रिएट टाइम एंड एप्रोप्रिएट कॉस्ट, इसको बोलते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. नेक्स्ट इज डिसिप्लिनरियन, who checks whether the rules are properly followed by the workers or not. Who check whether the disciplines is properly implemented or not, whether management and worker both are syncing together, whether colleagues are working together or not. So the person who checks the discipline. See, these 4 planning in charge, they are directly controlling workers. They are the superiors and they are the subordinates. ये चारों इनको कंट्रोल करेंगे, नुकसान होगा. क्यों होगा? सर वर्कर को 4-8 जगह से ऑर्डर आएगा तो कंफ्यूज तो होगा. प्रोडक्शन मींस आउटपुट. स्पीड वॉस, वी ऑल हैविंग अ डिफरेंट स्पीड बटन्स. मैं चाहूँ तो ये 5 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दूं, और इवन आई कैन गो इट फॉर 1 hour लॉन्ग. तो व्हाट इट सेज? प्रोडक्शन.
प्रोडक्शन हो रही है, काम को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो स्पीड बॉस who checks, who gives the speed of doing the work. ज्ञान बॉस जैसे आपकी क्लास में क्लास मॉनिटर होता है, he works, he himself work and even help others to work, is similarly that ज्ञान boss. Arrangement of equipment, arrangement of some tools, hand tools. Repair boss, any kind of repair in the organization is to be done by the repair boss. कंपनी में किसी भी तरह की अगर रिपेयर होगी तो वो किसके थ्रू की जाएगी बच्चों? रिपेयर बॉस के थ्रू होगी। कोई भी तुम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, घर पे कहीं भी सोचो, देयर इज वन पर्सन हु हेल्प्स इन रिपेयरिंग। कोई ना कोई एक दीदी भैया कोई तो होता है which helps in that. तो रिपेयर बॉस, the person who helps in repair in any kind of repair, furniture repair in machines, equipments. Inspector, the person who inspects whether they are following all the rules, whether the production in charge, basically directly reports to production in charge about the workers. This role is known as functional foremanship, which says workers are closely observed by APOs. जी, उसके बाद हम करते हैं, we are through with this, time study done, fatigue done, method done, functional foremanship done. Now next is motion study. What is motion study? It says movement of hands in such a manner that wastage must be avoided. Putting, lifting of objects, सामान को उठाना, सामान को रखना, इस तरीके से मूवमेंट करना हाथ की कि वेस्टेज कम से कम हो, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो. It refers to the study of movement of limbs which are undertaken while doing a typical job. तो हर काम को करने का एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड बना लो. मोशन, मूवमेंट हम कितनी बार ऑब्जर्व करते हैं कि कभी वो डिवाइड करने से स्मूथनेस आती है. अगर तुमने ऑब्जर्व किया ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में बॉटलिंग अलग हो रही है, क्लीनिंग अलग डिपार्टमेंट कर रहा है, वाई अलग क्यों? बिकॉज सर उसमें नैक आ गई ना, प्रैक्टिस करता जा रहा है. हमने एग्जांपल डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर, काम को डिवाइड करो. जब काम को डिवाइड करोगे, एक बोला था हमने कि सर एक जना सिर्फ स्टिचिंग करेगा, एक कटिंग करेगा. जब एक काम बार बार होता है तो क्या आती है उसमें? नैक आती है. नैक आती है तो इट लीड्स टू मोशन स्टडी, मूवमेंट ऑफ हैंड्स इन सच अ मैनर जो वेस्टनेस है, जो रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं वो मिनिमम और आउटपुट मैक्सिमम बन जाए. देन मोशन स्टडी के बाद, मोशन स्टडी डन जी, इट आल्सो कॉल्ड मोशन स्टडी मींस स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लिंक्स. आई थिंक इट्स क्लियर. द नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज बीइंग रिपीट टू सिंग नहीं. अगला है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. हमने सुना है ISO स्टैंडर्ड, ISI स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स. अगर मैंने बोला एम्प्लॉइज अपने वर्कर को मुझे सारे पेन ऐसे चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल, इसमें इतना ग्राम रॉ मटेरियल लगेगा, इतनी ब्लैक इंक लगेगी, ऐसे ऐसे प्रिंट होना चाहिए, मैंने स्टैंडर्ड दे दिया. सो इज कंफर्मिंग टू प्री डिटरमाइंड, पहले से एस्टैब्लिश किया हुआ स्टैंडर्ड. साइज क्या होगा, डिजाइन क्या चाहिए, वेट क्या होगा, क्वांटिटी, क्वालिटी, which ensures basically, which defines the excellence. एडवांस में एक्सीलेंस को डिफाइन करना, एडवांस में अपने रूल्स को डिफाइन करना, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है एलिमिनेटिंग द सुपरफ्लूस. वो काम एलिमिनेट कर दो जिसकी वजह से वेस्टेज होगी. मोशन स्टडी को यूज करो यहाँ पर, ताकि क्या हो, वन बेस्ट मेथड को आप सर्च करो. आप मेथड स्टडी को यहाँ पर साथ में अप्लाई करोगे. सो अब तक हमने कौन से पॉइंट पढ़ दिए बच्चों? टाइम स्टडी, कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टाइम. Fatigue study, human tendency to get tired, rest interval should be given. Method study, one best method. Motion study, movement of hands, limbs in such a manner that wasteful activity must be avoided. Standardization and simplification, predetermined standard like ISI, ISO. Avoiding the superfluous which are not allowed, which are not required basically. फिर हमने पढ़ा था functional foremanship, दो इंचार्ज, planning in charge, production in charge, thinking concern, doing concern, eight boss, just opposing the principle of fuel called
यूनिटी ऑफ कमांड, उसको बिल्कुल विपरीत है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंट तरीके से पे करना, पेइंग इन सच अ मैनर दैट द एम्प्लॉयर कैन इजीली एबल टू क्लासिफाई अ डिफरेंस between more efficient and less efficient. Not only that, but also it helps in motivating the employee to work more effectively, to work more efficiently. Let's see an example. मान लो हमने बोला भाई अगर कोई 10 प्रोडक्ट बनाता है तो हम उसको 40 रुपए के हिसाब से पे कर देंगे। वो अगर कोई 10 से ज्यादा बना के लेके आता है, 10 से मोर देन 10, हम उसको 50 के हिसाब से पे करेंगे। फेयर इनफ। ए वर्कर 9 बना के आया, क्या करें बच्चों? सर 9 into 40 360। बी एम्प्लॉय 11 बना के आ गया, अब क्या करें बच्चों? सर 11 into 50 550। मतलब कितने का डिफरेंस है बच्चों? 190। और ये सिर्फ कितने प्रोडक्ट उसने फालतू बनाए? 2 प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट को फालतू बनाते ही उसको कितने पैसे मिल गए? 190। तो 190 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब क्या हो गया? वाओ, एक प्रोडक्ट 95 रुपए का पड़ा। इतना मोटिवेट हो गया ना। अब देखो A will become like, now A wants to work like B. Now this process, this technique is enough for an organization to compare किया, भाई B ज्यादा इफेक्टिव है, B ज्यादा एफिशिएंट है, भैया पैसे ज्यादा कमा गया। और इवन लेस एफिशिएंट A to become more efficient like B, this is known as differential piece wage system। वैसे जनरली बच्चों 2 तरीके होते हैं पेमेंट के, एक टाइम वेज, एक पीस वेज। जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से पे करते हो एम्प्लॉय को, दैट इज नोन एज पीस वेज। जब आप उसको नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से सैलरी देते हो, परमानेंट एम्प्लॉय, दे आर नोन एज टाइम वेज। सो देयर इज अ डिफरेंस, टाइम वेज एंड पीस वेज। बट दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, पेइंग इन टोटली डिफरेंट मैनर। इस तरीके से पे करा जाए कि लेस एफिशिएंट मोटिवेट हो जाए, और even to the company or a manager can distinguish between less efficient and more efficient। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? These all are the techniques, methods of improving output। These all are experimented। Yes, they always give true result। They are not based on hit and trial। तुक्का फिट नहीं है, scientific है, given by F.W. Taylor। These are basically derived through the principles। वो जो 4 प्रिंसिपल पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में, 4 प्रिंसिपल्स याद होंगे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। उन 4 प्रिंसिपल से आज हमने ये टेक्निक्स पढ़ी हैं बच्चों। तो टेक्निक्स को टीचर एक इनडायरेक्ट केस स्टडी फॉर्म में भी दे सकती है। 1 मार्कर इसमें से ज्यादा आने के चांस हैं, MCQs पे ज्यादा ध्यान देंगे, OTQs पे ज्यादा ध्यान देंगे इस टॉपिक के लिए। In next video we will be discussing about the features of principles of management, the importance of principles of management। ये जो POM है, principles of management है, इसके फीचर्स आप खुद डिराइव कर पाएंगे। देखना नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको इस तरीके से समझाएंगे कि वो प्रोपाउंड कर पाओगे, आप डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे वो 14 प्रिंसिपल और 4 प्रिंसिपल से। टोटल 18 प्रिंसिपल से आप देखना आपके फीचर्स अपने आप बनने लगेंगे, इंपॉर्टेंस आपको डायरेक्टली रिलेटेड लगेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। ओके।